ब्रेक के बाद स्वागत है 10 का दम में। हम बात कर रहे हैं जंगे लोकसभा की, उपचुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव होना है 2 सीटों पर। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में गतिरोध था, एक असमंजस की स्थिति थी, अब वो पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुकी है। तंजीन फातिमा और धर्मेंद्र यादव का नाम उपचुनाव के तौर पर समाजवादी पार्टी ने सामने रख दिया है। ये दोनों जो प्रत्याशी हैं उपचुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से भी हम आपको बता रहे थे, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ये दोनों प्रत्याशी लोकसभा उपचुनाव लड़ेंगे। इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नावेश शिको जी हैं, मनोज पांडे जी हैं। अब हम आपके पास इस वक्त आएंगे। नावेश शिको जी, आप कह रहे थे कि जो MY फैक्टर है यूपी में बहुत मायने रखता है, और जिस तरीके से दो नाम सामने आए, तंजीन फातिमा और धर्मेंद्र यादव, क्या कैसे इसको देख रहे हैं? किस तरह की मजबूरी अखिलेश के सामने और बीजेपी के लिए, इसे किस तरीके से देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लड़ाई का तरीका बिल्कुल अलग है। उसने इस तरीके से इस चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को घेरा कि अखिलेश यादव बहुत दबाव में आ गए। अखिलेश यादव को भी ये पता है कि ये उनका गढ़ है, ये वो जीतेंगे, लेकिन उसके बाद इतना दबाव कि कहीं लगने लगा कि कहीं हम हार ना जाए, कहीं कम मार्जिन से हम ना जीते। क्योंकि यहां पर सिर्फ लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, उनको यह भी पता है कि भाजपा को जिताने के लिए या उनको हराने के लिए दो और ताकतें हैं, एक शिवपाल और दूसरी मायावती। मायावती जी के फैसले से यह पता चलने लगा कि सपा को हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए वही होगा जो इससे पहले विधानसभा चुनाव में होगा। तमाम दबाव, और दूसरी बात यह कि भाई टिकट देने का दबाव, अपने पार्टी वर्कर्स का दबाव, आजम खान साहब का दबाव, तमाम इस तरह की जब बातें आने लगी तो अखिलेश यादव दबाव में आकर वो फैसला उन्होंने कर दिया जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये माहौल जो चल रहा है पूरे देश की जनता का, वो परिवारवाद के खिलाफ है, और इसी माहौल की वजह से कांग्रेस धीरे धीरे जमीन पे आती नजर आ रही है। वो चाहती रही कि समाजवादी पार्टी के ऊपर वही आरोप गहरे करते रहे हम, क्योंकि ये परिवार की पार्टी है, ये मुसलमानों और यादव की पार्टी है, ये MY की पार्टी है, और उसने उसको घेर लिया। और आखिरकार वही हुआ कि परिवार और MY सामने आ गया, भाजपा का मुद्दा मिल गया। ठीक है अजीज जी, नवेश शिको कह रहे हैं कि बीजेपी को मुद्दा मिल गया है। परिवारवाद का आरोप तो लगता रहता था, लेकिन अखिलेश यादव ये चीजों को कम करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार मजबूरी में अखिलेश को ये सियासी कदम उठाना पड़ा। सर, कोई मजबूरी थी इसके पीछे? ये आरोप कौन लगा रहा है? परिवारवाद का वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो सिर्फ परिवार से लिप्त हैं। आप देखिए ना, अमित शाह जी, जय शाह, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, राजवीर सिंह, आशुतोष टंडन, एक लंबी फहरिस्त है जिसमें से परिवार ही परिवार है। और वो परिवार के लोग जो है वो ये बात अगर कटाक्ष करें कि सब परिवारवाद, समाजवादी पार्टी में कौन परिवारवाद कर रहा है? आपने देखा कि जिस कदर माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें भी परिवार को किनारे रखा, उन्होंने परिवार को तवज्जो नहीं दी। और उसके साथ साथ वो कोई किसी भी ऐसे फैसले में जो परिवार से संबंधित होता उसको राजनीति में नहीं लाते हैं, कभी दखल नहीं देते हैं। लेकिन आप देखेंगी कि अगर बीजेपी में अगर मामले को देखा जाए तो बीजेपी में सिर्फ परिवार ही परिवारवाद है। तो ऐसे लोग अगर आरोप लगाते हैं तो ये निराधार आरोप है। पहली बात, ये हार का डर है। कहीं ना कहीं बीजेपी घबराई हुई है, उसको ये लग रहा है कि उसकी जमीन खिसक रही है। उसने जो धोखा दिया जनता को, वो जनता आज समझ रही है, और जनता अब उसका बदला 2024 में लेने जा रही है। क्योंकि माननीय मोदी जी ने बड़े बड़े सपने दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, माननीय पहले परिणाम तो आ जाने दीजिए। आज आप देखिए उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के सारी चीजें बहुत व्यस्त, बहुत ही अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुश नहीं है। और रही बात आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में आप देखिएगा सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त होने वाली है। वही हाल रामपुर में है। आप इस बात को समझ लें कि हालात ये आत्मविश्वास बोल रहा है सर, होने जा रहे हैं। समझ लो, ये आपका आत्मविश्वास बोल रहा है जी, कॉन्फिडेंट है पूरे? नहीं, ये विश्वास है, सच्चाई भी है और विश्वास भी है। क्योंकि विश्वास वहीं पर होता है जहां सच होता है। आज सच्चाई यही है कि वहां की जनता जो है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं दिल से चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां काम किया है। वहां के लोग जो दिल से जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे जी, तो ये आत्मविश्वास भी है और वहां काम भी किया है। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कह रही है कि आत्मविश्वास है, हमने वहां काम किया, हमारा गढ़ है और निश्चित तौर पर हम जीतेंगे। देखिए स्वाति जी, मैं पहले से प्रत्याशी नहीं जानती थी, पर मेरी पहली टिप्पणी यही थी कि सपा जो है परिवारवाद वाली पार्टी है, और आखिर जाके उन्होंने वही प्रत्याशी चुना जो उनके परिवार से है।
तो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, उनको वो अनदेखी करती रही है। और जनता इस बात को जानती है कि जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद करती है, वो कहीं ना कहीं देश प्रदेश का भी बहुत बड़ा नुकसान करती है और युवाओं के उस टैलेंट को भी खत्म करती है। हमारे सपा के साथी अजीज जी भले ही कितनी टिप्पणी कर लें, लेकिन अगर दिल से बोलने कहा जाएगा तो कहीं ना कहीं उन्हें भी ये कचोटेगा कि जब भी मौका मिलता है तो मुलायम सिंह परिवार को ही मौका मिलता है, किसी अन्य को मौका नहीं मिलता है। और उनका जो कश्मकश, तमाम लोगों का नाम सामने लाना, फिर परिवार के लोगों का नाम, वो भी जानते हैं कि हम क्या गलती कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अपने परिवार के मोह से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो जो प्रत्याशी चुनने में परिवार का मोह नहीं खत्म कर पा रहा, वो जनता के लिए क्या धरातल पर काम करे। और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को 37 साल बाद दोबारा से जनता ने चुना है। अमेठी रायबरेली देखिए तो वहां पे जनता ने परिवारवाद वाली पार्टी का सूपड़ा साफ करने का काम किया। अब ये आजमगढ़ की बात करते हैं, आजमगढ़ और रामपुर में भी वही हश्र होगा, क्योंकि जनता समझदार हो गई है। जनता को ये लगने लगा है कि जो परिवार के मोह में रहकर और जनता को परिवार नहीं समझते हैं, अपने कार्यकर्ता को परिवार नहीं समझते, ऐसी परिवारवादी पार्टी को हाशिए पे रहना जरूरी है। और हम शबनम देखेगा जी ये एक बताइए बड़ी कि बढ़त ठीक है, बनाएंगे वहां। वो अगर समीकरणों पे बात करते हैं तो आप लोग भी तो संतुलन को साधते हैं ना। आप लोग भी तो समीकरणों को बिठाने में पीछे नहीं रहते हैं। कहीं ना कहीं पूरे संतुलन को साध के उसके बाद ही तो प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाते हैं। आपके यहाँ भी कौन पीछे है इसमें? देखिए, हम परिवार के को प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। अगर कहीं पे कोई प्रत्याशी चुनते हैं तो वहां उसके जनमत को देखकर, उसकी रणनीति को देखकर उसकी हम रणनीति बनाते हैं। कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी भाजपा में है। कल्याण सिंह जी की तीसरी प्रत्याशी हैं वो लगातार उसी। शबनम जी सवाल है कि कल्याण सिंह की तीसरी पीढ़ी बीजेपी में है, टिकट मिलता रहा, सम्मान मिलता रहा, टिकट मिलता है, वर्कर्स को इग्नोर करके। देखिए, किसी भी परिवार के किसी भी पीढ़ी का रिजर्व सीट हमारे इसमें नहीं है। ऐसा नहीं कि अखिलेश जी अध्यक्ष थे, उनके पिताजी अध्यक्ष थे तो अखिलेश जी अध्यक्ष बने, अखिलेश जी हटेंगे तो मतलब उनका वो बेटा कर दे तो गुनाह। सपा में है। टिकट देने की बात हो रही है पार्टी में देखिए, टिकट देने पे भी कहीं कोई नहीं। 2 बार राजनाथ सिंह के बेटे एमएलए बने, क्या मंत्री पद मिला उन्हें? नहीं मिला। आप देखिए हमारी पार्टी में कितनी स्वच्छता के साथ, अगर कोई अपनी काबिलियत से जाता है ठीक है, लेकिन देखिए उपचुनाव में धर्मेंद्र प्रधान को कहां से लाकर कहां पे टिकट दिया गया, ये साफ तौर पे दिखता है कि परिवारवाद है। आज देश की अकेली ये राजनीतिक पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा लोग परिवार के चुनाव लड़ते हैं, मुलायम परिवार है। जनता समझ चुकी है, क्योंकि अचानक जनता भी तो जिता रही है उन्हें। चले गए, अचानक अपनी तिजोरियां भरते। जनता का सपोर्ट मिल रहा है तभी तो लड़ रहे हैं वो लोग। देखिए, जनता का सपोर्ट कैसे मिलेगा ये इनको पता चल गया है। 37 साल बाद भी अगर एक इतिहास रचता है कि यहाँ पे भाजपा की सरकार बनती है, तो जनता ने अब नकार दिया ये परिवारवाद वाली पार्टी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सबको नकार दिया है। इसके लिए इससे ज्यादा बड़े सबूत की जरूरत क्या है? ये बार बार बोलते रहे कि नहीं जनता नहीं नकार रही, लेकिन आप देखेंगे इस बार रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरीके का रिजल्ट आएगा, कहीं ना कहीं जनता इस बात को समझने लगी मनोज पांडे जी कि हमें उस सरकार को चुनना जो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। मनोज जी की हम यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि हर बार हम देखते हैं यूपी में जो परसेप्शन की राजनीति होती है वो होती है, और कहीं ना कहीं हर चुनाव के बाद इस तरीके की एक जो विचारधारा है वो जुड़ जाती है चुनाव के साथ कि ये होने वाला है। आगे की कह सकते हैं कि जो एक पटकथा है वो तैयार हो जाती है। देखिए, राजनीति है तो परसेप्शन की राजनीति तो होगी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरी बात कि अभी मैं देख रहा था, अब रामपुर और आजमगढ़ में तो धर्मेंद्र जी चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, ये तय है।
मुकाबला दिलचस्प होगा, क्योंकि बसपा भी उपचुनाव लड़ रही है। बसपा सामान्यतया अब तक वो कहती आई कि हम उपचुनाव में भाग नहीं लेंगे, और MY में वो एक फैक्टर लेकर के लड़ रही है। तो बसपा का कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाला बिगाड़ होगा। सकती है BSP। बिगड़ने वाला तो उतना नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ प्रभाव रहेगा, वोट कम होंगे। बीजेपी के लिए सपोर्टिंग रहेगा, बीजेपी के लिए सपोर्टिंग रहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि रामपुर में जो चुनाव हो रहा है वहाँ MY फैक्टर का नहीं, Y और H फैक्टर पर होगा। वहाँ चुनाव दूसरे फैक्टर पर होगा, तो वहाँ का मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। इस समय जो परिस्थितियां हैं अगर आप देखें तो ज्ञान-वापी की बात है। फिर वो MY से परे हिंदू और मुसलमान की बातें चल रही हैं। यहाँ तो चलिए हिंदू और हिंदू, तो MY का जो फैक्टर है उसमें जो Y है बसपा की तरफ से आ रहा है, तो यहाँ भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा। हालांकि जीत चूंकि पूर्वांचल है, आजमगढ़ है, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का स्थापित लोकसभा विधानसभा या स्थापित रूप से एक जिला है। लेकिन रामपुर में अगर पिछला चुनाव भी आप देखें तो आजम खां साहब को भी कड़ी चुनौती मिली थी, और इस समय का जो माहौल है वो एक कड़ी चुनौती देगा। आप देख लीजिएगा रामपुर का जब परिणाम आएगा तो बड़ा नेक टू नेक फाइट होगा, और रामपुर में बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा। आजमगढ़ के तुलना में रामपुर ज़्यादा दिलचस्प होगा, जो मुझे लग रहा है, जो परसेप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ भी आजम खां साहब के परिवार से चुनाव लड़ाया जा रहा है। और कई चीज़ें हैं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि आजम खां साहब पर मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, वहाँ की जनता ने किया है। तो कई चीज़ें आएंगी, और वहाँ भी परिवारवाद, अगर अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी के परिवार पर परिवारवाद की बात है, तो वहाँ भी ये कहा जाएगा कि आजम खां साहब के परिवार के इतर कोई दूसरा वहाँ नहीं मिलता है। तो एक ये बड़ा प्रश्न आएगा, और वहाँ रामपुर का मुकाबला अलग तरीके का होगा। वो अभी से दिख रहा है, और आप चुनाव में देखिएगा, दिखेगा, उसका प्रभाव भी दिखेगा। ठीक है अजीत जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? देखिए, मनोज जी का अपना एक एनालिसिस है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इंटरेस्टिंग, जैसा कहा कि रामपुर का चुनाव बेहद बेहतरीन होगा, आजमगढ़ का होगा। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए चुनाव एक तरफा है, ये मैं एहसास कर पा रहा हूं, और ये जनता भी जानती है, और ये बीजेपी को भी पता है। इसलिए बीजेपी के चेहरे पे कहीं ना कहीं सिकन है, घबराहट है कि साहब प्रत्याशी घोषित करो, किसको घोषित करोगे, परिवारवाद। अरे भाई, परिवारवाद जातिवाद का वो नारा लगा रहा है जो होर्डिंगों पे प्रचार करता है कि फला जाति का मंत्री बनाया, फला जाति का मंत्री बनाया। और रही बात परिवारवाद की, तो आप आशुतोष टंडन से लेकर के आप पूनम महाजन और राजवीर सिंह और देवेंद्र फडणवीस और पता नहीं कितनी लंबी फेहरिस्त है कि उसको तो मेरे ख्याल से अगर उसको नाम लिया जाए तो लंबा टाइम लगेगा। तो ये इस तरीके के अनर्गल बयान कि साहब परिवारवाद है, जातिवाद है। देखिए, ना जातिवाद है ना परिवारवाद है, ये समाजवाद है, और समाजवाद में सबका सम्मान है और सर्वधर्म समभाव है। यही हमारा नारा है, यही हमारा मूल मंत्र है, और इस मूल मंत्र को लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का जो परचम है, आने वाले वक्त में 2024 में भी, 2000 अभी जो चुनाव रिसेंट होने जा रहे हैं, इसमें भी बड़े स्तर पर जो है वो बुलंद होने जा रहा है। और यही घबराहट है बीजेपी की, और बीजेपी कहीं ना कहीं तल्खियों भरी जो बयान दे रही है, इनके नेता जो है आज जिस तरीके से घबराए हुए हैं, मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, इनकी कोई उपलब्धियां ही नहीं है। पिछले 8 साल में ना केंद्र में है, और ना पिछले आप समझिए 6 साल में उत्तर प्रदेश में है। ये सिर्फ हवा हवाई है, और हवा हवाई लोगों को सिर्फ गुमराह करने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ठीक है, आप आरोप उन पर लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ ना जातिवाद है ना परिवारवाद है, लेकिन फिर भी परिवारवाद की बात तो सामने आई ना सर, धर्मेंद्र यादव की बात सामने आई, तो फिर कैसे इनकार कर सकते हैं इन बातों से आप? इसमें कौन सा परिवारवाद हो गया भाई? चुनाव लड़ा जा रहा है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है चुनाव, टिकट किसी को भी मिल सकता है। माननीय धर्मेंद्र यादव जी को टिकट मिल गया, इसमें क्या बुराई है? तंजीम फातिमा जी को सर, आपको इसमें बुराई नहीं दिखती? भाई, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि राज्यसभा में भेज दिया। ठीक है, शुरुआत में मैंने 2 नाम आपसे पूछे थे, पहले सुशील आनंद का नाम सामने आता है, उसके बाद ऐन वक्त पर उनको बदल दिया जाता है। सर, आपने उस पर जवाब नहीं दिया कुछ भी। ठीक है, ये आपकी पार्टी की रणनीति हो सकती है, आपकी अपनी रणनीति हो सकती है, आप शायद नहीं बताना चाहते हो, लेकिन फिर भी सवाल तो जहन में होते ही है ना सर। देखिए स्वाति जी, 2 बातें हैं, मुझे 10 सेकंड का वक्त दे, मैं 2 बातें आपको बता दूं। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है,
हमारे नेता ने राज्यसभा में नहीं भेजा, राज्यसभा में देखिए गरीब परिवार को भेजा, राज्यसभा में जरूरतमंद को भेजा, राज्यसभा में अपने अलायंस को भेजा। आप इस बात को समझिए, जावेद जी को भेजा। कहने का मकसद हमारा यह है, चाहते तो माननीय डिंपल जी को भेज सकते थे, धर्मेंद्र जी को भेज सकते थे, वहां पर आपने लेकिन नहीं संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने लोकतांत्रिक मर्यादा को ध्यान में रखा। आप देखिए, चूंकि चुनाव है और चुनाव में कोई भी चुनाव लड़ सकता है, वो भेजे नहीं जा रहे हैं, चुनाव लड़ करके जनता चुनेगी। तो कहीं ना कहीं इस तरीके का जो आरोप है वो अनर्गल आरोप है, घबराहट भरा आरोप है, और इससे बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। आज समाजवादी पार्टी की लोकनेता और कार्यशैली से बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है। ठीक है, शबनम जी इस पर जवाब दे रही हैं। शबनम जी, अजीज जी कह रहे हैं ना जातिवाद ना परिवारवाद, ये समाजवाद है, सुन ले बीजेपी। देखिए स्वाति जी, सबसे पहली बात तो उन्हें अच्छी तरह बता दूं कि घबराहट आप में दिख रहा है क्योंकि आप प्रत्याशी बार बार बदल रहे हैं। हम आश्वस्त हैं कि हम दोनों सीटें जीतेंगे। दूसरी बात, आपने भरोसा जताया फिर से अपने चचेरे भाई पे, क्या आपके कार्यकर्ताओं पे आपने भरोसा नहीं जता सकते थे? लोकतांत्रिक व्यवस्था जरूर है, क्या आपके पार्टी में परिवार के अलावा जो लोग भी हैं, क्या उन पर भरोसा ये नहीं जताया जा सकता कि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनकर लोकसभा जाएंगे? तो केवल परिवार पे ये भरोसा जताना कहीं ना कहीं जनता को भी लगता है कि ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, और आपके पार्टी के खुद कार्यकर्ता और उन प्रत्याशियों को जिनका नाम डालकर निकाला गया, उन्हें भी लगता होगा कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का कहीं ना कहीं मजाक है, उसे हाशिए पे रखना है। तो ये आपकी घबराहट बता रही है। आप केवल अपने परिवार पर केंद्रित हैं, आपकी सारी राजनीति परिवार तक केंद्रित है। आप उसे लोकसभा और राज्यसभा का नाम लेकर कहीं ना कहीं हमारे देश के जो चुनाव लड़ने की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जिसमें एक गरीब परिवार का भी बच्चा आके लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, एक प्रत्याशी बन सकता है, ये हर पार्टी में होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आज कोई सोचे, आज अगर अजीत साहब सोचे कि मैं चुनाव लड़ लूं तो नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो सपा के परिवार के नहीं है, अखिलेश जी के परिवार के नहीं है। पर मेरी पार्टी में अगर मैं सोचूं कि चुनाव लड़ लूं तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि जब चाहूंगी तब लड़ सकती हूं, क्योंकि हमारी पार्टी में परिवार को तवज्जो नहीं दिया जाता, काबिलियत को तवज्जो दी जाती है। और शायद हमारे संविधान जो चुनाव में जो प्रावधान देता है, उस प्रावधान के तहत यही होना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था से प्रत्याशियों का चुनाव होना चाहिए। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, निरहुआ जी पिछला चुनाव भले ही हारे, लेकिन वो आजमगढ़ की जनता के साथ लगातार खड़े रहे, और आज आजमगढ़ की जनता जानती है कि उनके सच्चे साथी निरहुआ जी हैं, ना कि अखिलेश जी। अखिलेश जी आजमगढ़ छोड़कर जा चुके हैं। और ठीक इसके विपरीत रामपुर में देखिए, तो रामपुर में जिस तरीके से आजम खान साहब पे वहां की जनता ने जो मुकदमे लगाए हैं, वो राहत की सांस लेती है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब देना चाह रहे हैं जल्दी से। समय में यही शिकायतें लेके जाते थे, तो कहा जाता था कि रामपुर उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, मैं राव देखिए, शबनम जी की जो ये बातें हैं बड़ी हास्यास्पद है कि निरहुआ जी बहुत जमीन से जुड़े रहे। निरहुआ जी को कोई गंभीरता से ले नहीं रहा है, वो उनका डिपार्टमेंट अलग है। अब मैं उसमें नाम नहीं लेना चाह रहा कौन सा डिपार्टमेंट उनका है, तो उनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा चुनाव के लिए, इसलिए वो कहीं फाइट में नहीं है। क्षेत्र के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वो पब्लिक ही नहीं ले रही उनको, इसलिए वो कहीं फाइट में नहीं है। दूर दूर तक अब देखिए हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि आज एक शिक्षक चाहे चुनाव लड़ना तो शिक्षक लड़ सकता है, फिल्म स्टार चाहे तो फिल्म स्टार लड़ सकता है, एक आम श्रमिक चाहे तो चुनाव लड़ सकता है। ये हमारी चुनाव की, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती है। आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते? आज एक श्रमिक भी जाता है चुनाव लड़ने तो जनता उसे सर आंखों पर रखता है। अगर निरहुआ जी लगातार आजमगढ़ की जनता की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे जनता उन्हें सर आंखों पर रखेगी, क्योंकि जनता वही प्रत्याशी चाहती है जो उनके साथ खड़ा होता है, हारने के बाद भी खड़ा है। तो जनता ने उनकी परीक्षा ले ली कि हारने के बाद भी निरहुआ जी आजमगढ़ की जनता के साथ खड़े हैं और जनता उनका साथ देगी। आप
जल्दी ही देखेंगे इस रिजल्ट को। ठीक है, आप लोग चाहे जो कुछ भी कहें, लेकिन जो वहां की जनता है सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट देगी, और जनता भी ये बखूबी जानती है कि वहां पर किस पार्टी ने कितना विकास किया है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात हो, बीजेपी की बात हो, कांग्रेस की बात हो या फिर बसपा की बात हो। मनोज पांडे जी, लोकल मुद्दे हम देखते हैं चुनाव में पूरी तरीके से हावी होते हैं, लेकिन मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं करता है। देखिए, चुनाव मुद्दों से मुद्दा आधारित तो हो नहीं रहे हैं, सच है, और चुनाव वास्तव मुद्दों पर होना चाहिए, लेकिन ये दोनों चुनाव मुद्दा आधारित नहीं है। आपने देखा होगा इस पूरी परिचर्चा के दौरान किसी ने भी मुद्दे की कोई बात नहीं आई, और ये चुनाव जो हो रहे हैं ये फैक्टर पर आधारित है कि किस फैक्टर से लड़ा जाए, किसको लड़ाया जाए और कैसे लड़ाया जाए। चलिए, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा अच्छा सिग्नल नहीं है, लेकिन चुनाव हो रहा है, चुनाव में कोई न कोई चुना जाएगा, सिग्नल अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, लेकिन ये सच है कि ये चुनाव दिलचस्प होगा। आजमगढ़ में तो मुझे उतना दिलचस्प नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन रामपुर का चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, शिको जी अपना आंकलन बताइए, क्योंकि सर बहुत समय कम रह गया हमारे पास में। देखिए, पहले तो मैं अजीज भाई की बात करूंगा, मेरे मित्र है, समाजवादी पार्टी के एक बहुत ही प्रखर प्रवक्ता हैं, और उन्होंने शायद ये कहने की कोशिश की कि एक कलाकार कैसे बड़ा नेता हो सकता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे भाई जो हैं ये बहुत अच्छे शिक्षाविद हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं, और बहुत अच्छी तालीम लोगों को देते हैं, उसके माहिर आदमी हैं, और अच्छे प्रवक्ता भी हो गए। अच्छे प्रवक्ता इस वक्त सबसे अच्छा समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। उस समय कॉन्फिडेंस के साथ जब समाजवादी पार्टी के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल कोई कोशिश नहीं की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, सिर्फ एक केंद्रित एनर्जी समाजवादी पार्टी को डाउन करने की, क्योंकि उनको कांग्रेस से अभी लड़ना नहीं है, उनको बसपा से लड़ना नहीं, अकेले समाजवादी पार्टी को ध्वस्त करने के लिए जिस तरीके से वो कोशिशें कर रही है, मैं उस कोशिश पे आना चाहता हूं बहुत कम समय में। भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि हमारा प्रतिद्वंदी सिर्फ समाजवादी पार्टी है, पूरी एनर्जी कैसे लगा रही है मनोवैज्ञानिक तरीके से। सबसे बड़े हथियार पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जो तैयार किए थे वो ये थे कि उसके ऊपर जो आरोप लगते थे कि मुस्लिम परस्ती, तुष्टीकरण, मुस्लिम जो मुलायम सिंह यादव जी क्या करते थे, और दूसरी यादववाद और परिवारवाद, इन सब चीजों से अलग हटना चाह रहे थे अखिलेश यादव, क्योंकि इन्हीं हथियारों से समाजवादी पार्टी को कमजोर भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि परिवार को किनारे कर दिया, यह आरोप ना लगे। यादव भी उतनी शिद्दत से आगे नहीं आए जितनी शिद्दत से आते थे, मुसलमानों का नाम लेना, टोपियों को किनारे कर दिया। फिर भाजपा ने कहा कि ये तुम्हारे हथियारों को हम फिर शिकस्त देंगे, उन हथियारों को तुम्हें रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये हथियार हमारे लिए घातक है। फिर एक ऐसा माहौल बना कि मुसलमान पूरे प्रदेश के कहने लगे मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम, आजम फैक्टर आया, फिर उनको मुसलमानों का नाम लेना पड़ रहा है। उसके बाद परिवार की बात आई, परिवार से लोगों को हम नहीं लेंगे, अखिलेश यादव ने यह तय कर दिया था। फिर स्थितियां ऐसी आई कि एक सर्वे अखिलेश यादव जी ने अभी कराया आजमगढ़ में, उसमें यह स्थिति आई कि यहां पर जीत उसी की होगी, मुलायम परिवार की, यहां यादव की ही जीत होगी। उस सर्वे की रिपोर्ट आ गई और उनको फिर से परिवारवाद, मुस्लिमवाद, यादववाद में आना पड़ा, और ये आना पड़ा इसलिए मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सामने की लड़ाई नहीं लड़ती है, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ से पर्दे के पीछे भी बीजेपी है, आप मानते हैं? बिल्कुल। अजीज जी, बहुत कम शब्दों में। देखिए, मैंने कहा कि नावेद शिको जी का अपना एनालिसिस है, वो जो बात कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान करता हूं। दो तीन बातें मैं बताऊं। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हम धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करते। हमने पहले भी कहा कि हम समाजवाद की बात करते हैं और सबको जोड़ने की बात करते हैं। हम एक गुलदस्ते में सभी तरीके के फूल को जो है इकट्ठा करके एक बेहतरीन माला बनाने की कोशिश करते हैं, और बीजेपी का काम है हमेशा उस माला को तोड़ना, लोगों को बिखेरना, और यही काम इसने किया है। और यही वजह है कि आज आजमगढ़ और जिस तरीके से रामपुर का जो चर्चा हो रहा है चुनाव का, घबराई हुई है, इसके चेहरे पे कहीं ना कहीं शिकन है, माथे पर बल है। और यही वजह है कि आज जो हम देख रहे हैं शबनम पांडे जो है, वो कहीं ना कहीं उनको वो कहना तो चाहती हैं कि आज बीजेपी के अंदर जो है पसमंजर जो है वो उसका बिल्कुल अलग दिख रहा है, लेकिन वो कह नहीं पा रही क्योंकि वो प्रवक्ता है, और मैं उनका सम्मान करता हूं। ठीक है, और आप लोगों में से किसी ने भी ये बात नहीं कही, इस बात का दंश भी रहेगा कि किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पे मुद्दे क्या होंगे, किसी ने भी नहीं कहा। ना तो आपने कहा, ना तो शबनम जी ने कहा, सभी प्रत्याशियों पर ही बात करते रहे। सर नहीं, देखिए स्वाति जी, एक बात समझिए, मुद्दा बहुत साफ है, स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश का आज कानून व्यवस्था से लेकर के महंगाई, बेरोजगारी, तमाम बड़े मुद्दे हैं, और जिससे जनता त्रस्त है, वो मुद्दा मैं नहीं बताऊं,
बल्कि जनता खुद जान रही है। जनता आज चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी, जनता चुनाव लड़ेगी, समाजवादी नहीं चुनाव लड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज महंगाई चरम पे, आप भी जानती हैं, बेरोजगारी, एक महिला शबनम जी इसका जो है वो जवाब दे घर का रही दर्द समझ रही ठीक है सर, समय बहुत कम है। शबनम जी देखिए स्वाति जी, हम अजीज भाई ने कहा कि ये गुलदस्ते में सभी फूल रखते हैं, पर हमने देखा ये परिवार का गुलदस्ता लेके चलते हैं, ना कि किसी बगीचे का गुलदस्ता लेते हैं, जिसमें कि भाई, भतीजा, पत्नी, बेटी, यही सारे लोग इनके होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और उसी गुलदस्ते को लेकर ये समाजवाद मानते हैं उसको। लेकिन हम समाजवाद का, लोहिया जी का ने जो चरितार्थ किया था कि समाजवाद वो है जिसमें परिवारवाद के कहीं एक बू तक नहीं आनी चाहिए। अब दूसरी बात, विकास की बात आप करती हैं। विकास के लिए मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के एजेंडे पर चलते हैं। हमने जितनी भी योजनाएं बनाई, ये MY फैक्टर जरूर लेके चलते होंगे, लेकिन आज देखिए, चाहे हमने शौचालय का हो, आवास का हो, क्या हमने मुसलमानों को छोड़ा? क्या हमने यादवों को छोड़ा? क्या हमने किसी अन्य जाति और धर्म के लोगों को छोड़ा? नहीं। हम आपको बताना चाहते हैं कि 17% मुसलमान होने के बावजूद 38% मुसलमान लाभान्वित हुए हमारी योजनाओं से। तो योजना उस पात्र के लिए है, ना कि धर्म और जाति के लिए। तो विकास के रथ को तो हमने बढ़ाया ही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देख लीजिए, तमाम ऐसे काम आपको दिखेंगे पूर्वांचल में जो कि पहले नहीं दिखा करते थे। आज इलेक्ट्रिक बसेस देखिए चल रहे हैं, हमने कनेक्टिविटी अच्छी की है, हमने रोजगार दिए ODOP के तहत, हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाओं को सशक्त किया, और आधी आबादी लगातार हमारे साथ खड़ी दिख रही है। ठीक है मनोज पांडे जी, एक छोटी सी टिप्पणी। देखिए, चुनाव अगर मुद्दों पे लड़े जाए तो बहुत अच्छा है, और लोकतंत्र की खूबसूरती मुद्दा आधारित है। और जब विचारधाराओं की बात हो तो विचारधाराएं भी चलें, लेकिन मुद्दे रहें, और मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, और जनता अगर मुद्दों पर मतदान करे तो निश्चित रूप से सरकारों के लिए, पार्टियों के लिए और व्यवस्था के लिए ये बहुत अच्छा होगा और अलार्मिंग होगा, और प्रयास करना चाहिए। और राजनीति इस समय अगर A या B कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, एक दूसरे को मजबूर करके परिवारवाद या परिवारवाद से इतर लाने की बात हो, तो ये शायद लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। अब फिलहाल चुनाव हो रहा है, चुनाव में परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, और परिवारवाद का आरोप लगेगा, MY और हिंदू मुसलमान का फैक्टर चलेगा। मुझे लगता है ज्ञानवापी और मथुरा भी कहीं न कहीं निश्चित रूप से चुनाव में मुद्दों के रूप में पर्दे के पीछे से आएंगे। कहीं भी महंगाई या बेरोजगारी या अन्य मुद्दे इस चुनाव में नहीं आने जा रहे हैं। जी शिको जी। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही मनोज जी ने कही कि ये दुर्भाग्य की बात है कि वो मुद्दे नहीं सामने आ रहे हैं जो आम जनता की जरूरतें हैं, और आम जनता का कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित है कि वो अपने मुद्दों के पीछे नहीं जाती है, वो मंदिर और मस्जिद के पीछे जाती है। एक चीज बिल्कुल तय है कि इस चुनाव में एक बड़ी चुनौती है, ये ज़रूर है कि ये समाजवादी पार्टी के दोनों गढ़ हैं, लेकिन अखिलेश यादव ये चाहते थे, कहा यह जाता है कि दिल्ली में कोई ना कोई एक ऐसा ठिकाना हो जहां पर वो अपनी रणनीति तय करें। राज्यसभा में भी वो भेजना चाहते थे अपने परिवार में किसी ना किसी को, लेकिन मजबूरी यही थी कि वो नहीं चाहते थे कि परिवार का कोई जाए। डिम्पल की बात चली थी, अब कम से कम उनके एक परिवार का ये चाहते हैं कि कोई एक सांसद उनके परिवार का हो जहां पर कुछ सीक्रेट्स तय हो पाए। लेकिन खैर ये बड़ी मुश्किल है और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिस तरीके से एक बार फिर वो आरोप उस राजनीतिक तौर पर आ जाएंगे, चाहे वो परिवारवाद का हो या यादववाद या मुस्लिमवाद का हो। बिल्कुल, तो कह सकते हैं कि जो रणनीतियां हैं वो बन रही है, और अब सभी को इंतजार है चुनाव का, और चुनाव के बाद जो स्थितियां हैं वो कितनी अलग हो पाती हैं, किसको जीत का सेहरा मिलता है और किसको हार, ये देखना पूरी तरीके से दिलचस्प होगा। लेकिन अगर बात करें इन दोनों जगहों की, तो चुनाव यहाँ पर अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसी के साथ आज का दम में इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।